सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। पिछली क्लास में आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसका फॉर्मूला पढ़ा, सारणिक रूप भी देखा और सामान्य रूप भी, उससे एक दो क्वेश्चन भी किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। The area of the triangle formed by the joining the midpoints of the sides is 1/4 of the area of the original triangle. That is, if D, E, F are the midpoints of sides BC, CA and AB respectively of triangle ABC, then area of triangle DEF equal to 1/4 area of triangle ABC. एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा ऐसे। ये त्रिभुज दे रखा है आपको ABC, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ये त्रिभुज दे दिया ABC। अब वो कह रहा है कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज इस ABC त्रिभुज के क्षेत्रफल का, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। देखिए यहाँ ले लिया आपने D पॉइंट, BC का मिड पॉइंट, ये AC का मिड पॉइंट और ये AB का मिड पॉइंट, इनको मिला दिया। DEF तो कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF दिस इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ट्राइंगल ABC। बहुत पॉपुलर रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है, बेसिक रिजल्ट है, आपको लर्न करके रखना है। कई बार क्या होता है, क्या वो कह देते हैं किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु दे देते हैं और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो एक तरीका तो है कि शीर्षों के निर्देशांक निकालें, शीर्षों के निर्देशांक निकाल के फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। और अगर ये रिलेशन अपन को याद है, पहले से पता है, तो अपन क्या करेंगे, DEF का ये एरिया निकाल लेंगे और DEF का एरिया निकाल के 4 गुना कर देंगे तो ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। दरअसल ये चार त्रिभुज बने, अपन वो DEF की बात कर रहे हैं। ये चारों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसमें हो सकता है ऐसा दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन चारों त्रिभुज सर्वांग सम है। देखो कैसे, अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लिया ये वाला एंगल तो 1 है, ये एंगल 1, ये वाला एंगल 2 और ये वाला एंगल 3 है। ये वाला एंगल 2 और ये वाला एंगल 1। अब अपन देखते हैं बाकी एंगल्स की बात करते हैं। ये आप पहले से जानते हैं प्लेन ज्योमेट्री से कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा की आधी और समांतर होती है। तो इसका मतलब ये जो F क्या है, AB का मिड पॉइंट है, E AC का मिड पॉइंट है। तो यानी कि AB और AC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा BC की आधी और समांतर हो गई। तो अब ये BC के समांतर है और एक लाइन AB काट रही है। दोबारा से देखें, ये वाली लाइन ये BC और FE समांतर है और एक लाइन AB इनको काट रही है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो ये एंगल कितना हो गया, ये भी 2 के बराबर हो गया। ये नंबर 1 मान लिया है एंगल, ये 2 मान लिया है, ये 3 मान लिया है, तो ये वाला एंगल 2 के बराबर हो गया, ये 2 के बराबर है। अब दोबारा देखें, BC और FE समांतर हैं, AC इनको कट कर रही है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये बराबर होंगे। इसका मतलब त्रिभुज AFE और ABC समरूप हो गए। समरूप क्यों हो गए, एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर है, तो सर्वांग समरूप हो गए। अब दोबारा दूसरे एंगल की बात करते हैं, दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं। BC का मध्य बिंदु D और ये BA का मध्य बिंदु F, तो दोनों को मिला दें DF क्या होगा, AC का आधा हो गया और समांतर भी हो गई। DF CA की आधी और समांतर हो गई उसी आर्गूमेंट से। तो फिर देखते हैं AC और FD समांतर हैं और एक लाइन ये कट रही है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल भी 3 के बराबर हो गया। और इसी आर्गूमेंट से ये लाइन, ये वाला एंगल ये 1 के बराबर हो गया।
एंगल 1 + 2 + 3, क्योंकि त्रिभुज ABC के एंगल हैं, त्रिभुज ABC के एंगल हैं, त्रिभुज ABC से एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और यहाँ F बिंदु पर देखें पूरी लाइन है, तो ये 1 है 2 है, तो ये वाला भी 3 हो जाएगा। 1 + 2 + 3 है, एक लाइन में जो लीनियर एंगल बनते हैं, या कह दो एक ही रेखा पर पूरा टर्न करते हैं, जैसे ये है, यहाँ पॉइंट पर देखें तो एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और 1 + 2 + 3 180 है, ये 1 है ये 2 है, तो ये वाला एंगल 3 हो गया। अब अपन दोबारा देखते हैं DE BE की आधी और समांतर होगी। क्यों आधी होगी? क्योंकि C से जाने वाली भुजाओं CB और CA के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा है। अब ये DE और BA समांतर है, ये लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल 1 है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो गया, 1 हो गया। और इसी तरह से ये एंगल 2 है, तो ये वाला भी एंगल 2 हो गया। इस बिंदु पर पूरा बनने वाले एंगल ये 180 है, तो ये 2 3 ये 1 हो गया। फिर इसी तरह से ये वाला एंगल 2 हो गया, क्योंकि 1 + 2 + 3 180 होता है, तो उसी आर्गूमेंट से ये सारे एंगल। अब देखें AFE इसके एंगल 1 2 3, DEF इसके एंगल 1 2 3, FBD इसके एंगल 1 2 3, EDC इसके एंगल 1 2 3। चारों त्रिभुजों के एंगल कैसे हो गए, बराबर बराबर हो गए, तो चारों समरूप हो गए। AFE और ये DEF समरूप है, लेकिन एक भुजा कॉमन हो गई, एक भुजा कॉमन हो गई तो सर्वांग सम हो गए। दो त्रिभुज समरूप हों और एक भुजा दोनों की कॉमन हो, यानी कि बराबर हो, तो बाकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। इसका मतलब ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज आपका इसके सर्वांग सम हो गया। इसी आर्गूमेंट से ये इसके सर्वांग सम हो गया, इसी आर्गूमेंट से ये इसके सर्वांग सम हो गया। यानी कि चारों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए, तो चारों एरिया में बराबर हो गए। और चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग ABC के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। और चारों बराबर हैं, तो इनका क्षेत्रफल कितना हो गया, इसका मतलब DEF जो त्रिभुज है उसका एरिया का 4 गुना बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया। और दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बराबर 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया। तो उम्मीद है पहले तो वैसे ही याद होगा आपको पहले से, बाय द वे अगर याद नहीं है तो आप याद करके रखेंगे। किसी भी त्रिभुज की, देखो मैं दोबारा पढ़ लेते हैं इसे, एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। अगेन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ 1/4 साइड्स इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल। यानी कि जो भी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, जो त्रिभुज है उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। और ये आसानी से आपने प्रूफ कर लिया। प्रूफ की वजह से आवश्यकता नहीं है, आपको याद करके ही रखना है। अब ये एग्जाम्पल, एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 3,3, 0,4 और 3,1 हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोबारा से, इफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल are 3,3, 0,4 and 3,1, then find the area of the triangle। उसी रिजल्ट पे आधारित दे दिया आपको। सपोज एरिया तो कौन सा निकालना है, त्रिभुज ABC का एरिया निकालना है, लेकिन ABC के वर्ड साइज नहीं है आपके पास। कौन से दे रखे हैं, इनके मिड पॉइंट दे रखे हैं, तो मान लेते हैं उनके नाम DEF हैं। और D के कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके पास, 3,3 हो गए। F के कोऑर्डिनेट आपने ले लिए 0,4 हो गए, और F के कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास 3,1 हो गए। तो अपन बजाय ABC का निकालने के क्या करें, अपन DEF का एरिया निकाल लेते हैं, और DEF का एरिया निकाल के उसका 4 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बस जो पहले आपने कॉन्सेप्ट देखा उसी को यूज कर लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF।
DEF का एरिया निकाल लें, 4 गुना कर दें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वो अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हाफ ऑफ, अब जो पॉइंट दे रखे थे वो लगा देते हैं, 3330431 331 041 डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, या आप इसको जीरो भी बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बना दें। R1 गोज़ टू R1 माइनस R3। पहली पंक्ति में से तीसरी पंक्ति घटा दी, 0 2 0 0 4 1 3 1 1, ये आ गया। कितना हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 4। अच्छा, अपना सेकंड कॉलम से कर दें, तो सेकंड कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा, देखें, 2 टाइम्स इट्स कोफैक्टर नेगेटिव आता है, लेकिन अपन चेंज कर देते हैं, 3 × 1 माइनस 0, तो 6 और ये 3 यूनिट आ गया। क्या करना था आपको, ABC का एरिया निकालना था, और ABC कौन सा दे रखा है, जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं आपको। क्या दे रखे हैं मध्य बिंदु, 3 3 0 4 और 3 1। तो आपने DEF का एरिया निकाला, 3 आ गया, तो 3 टाइम्स कर देंगे यहाँ पर, वो 4 टाइम्स इंटू 3 कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 12 स्क्वायर यूनिट। तो ये उस कॉन्सेप्ट को काम में लेके एरिया आ गया। क्या था, दोबारा से पढ़ना, एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे थे आपको, उनके कोऑर्डिनेट 3,3 0,4 3,1, ये फिगर बना दिया, और आपसे कहा ABC का क्षेत्रफल निकालो। ABC का क्षेत्रफल आप जानते हैं 4 × एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। DEF का अलग से कैलकुलेट किया आपने, वो 3 यूनिट आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट, तो 4 × 3 12 आ गया। और कैसे किया, वो आप सारणिक में लगा दिया सीधा सीधा, हाफ x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1, फॉर्मूला याद है आपको, तो ये लिख दिया, एक्सपेंड किया, 3 यूनिट आ गया, 4 × 3 किया, 12 स्क्वायर यूनिट आ गया। एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय द लाइन x/a + y/b = 1 विद द कोऑर्डिनेट x इज हाफ mod ऑफ AB/2। रेखा ये x/a + y/b बराबर 1 दे रखी है। रेखा x/a + y/b बराबर 1 का निर्देशी अक्षों के साथ या रेखा द्वारा निर्देशी अक्षों के साथ बनाए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, AB/2 होता है। नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मापांक लगा दिया है। तो उम्मीद है ये लाइन आपको पता होगी अच्छी तरह से। भाई दबे कोई भूल गए तो अभी अपन क्या है पढ़ने वाले हैं थोड़े इसके बाद, कुछ क्लासों के बाद, तो तब आ जाएगा। या कि ये लाइन कौन सी होती है मैं बताऊं। लाइन आपको दे रखी है x/a + y/b बराबर 1। ये लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन कहलाती है, रेखा का अंतःखंड रूप कहलाता है। ये x एक्सिस y एक्सिस, अगर ये x एक्सिस को A पॉइंट पर मिलती है, y एक्सिस को B पॉइंट पर मिलती है, और तब A के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, A के कोऑर्डिनेट तो होते हैं कैपिटल A के कोऑर्डिनेट A, 0 और कैपिटल B के कोऑर्डिनेट 0, B। तब आपको इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है। लाइन x/a + y/b बराबर 1 रेखा का अंतःखंड रूप कहलाता है। यह समीकरण रेखा का अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म रूप कहलाता है। यह रेखा x अक्ष को
बिंदु A,0 पर कैपिटल ए नाम दे दें, स्मॉल A,0 पर, और y अक्ष को बिंदु कैपिटल B 0,B पर मिलती है। बहुत बेसिक रिजल्ट है, सबको याद होगा। अगर कुछ लोग भूल गए, याद नहीं है, तो अभी कुछ क्लासों के बाद अपन ये पढ़ेंगे समीकरण में तब आएगा डिटेल में। तो ये आ गया। तो अब जो रेखा के द्वारा अक्षों के साथ जो त्रिभुज बना, कौन सा बन गया? OAB। तो अब OAB का क्षेत्रफल लिख देते हैं। अब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल अपन जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं। 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको, O 0 0, एक A,0 और B 0,B। इसकी सहायता से निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट लिख दें आप 1/2 OA इंटू OB। तो ये कितना हो जाएगा? AB/2। और मॉडुलस लेते हैं तो मॉडुलस और लगा दिया, ये आ गया। ये प्रूफ हो गया। और इसकी सहायता से नहीं करना चाहें आप तो त्रिभुज का जो कोऑर्डिनेट दे रखे हों उसकी सहायता से कर सकते हैं। 0 0, A,0, 0,B से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। मैं दोबारा लिख दूं, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल जबकि शीर्ष O 0,0, A,0 और B 0,B हैं। क्या होगा? 1/2 0 0 1 A01 0B1 का मापांक, इसका मॉडुलस। तो कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ, पहली रो से ये एक्सपेंड कर दिया तो क्या आ गया? A इंटू B माइनस 0। तो AB, या आप कह दो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कितना हो गया? मॉड ऑफ AB/2। ये आ गया। वर्टिसेस दे रखे थे, कोऑर्डिनेट दे रखे थे, तब आपने सीधा एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, या सीधा फिगर देख के क्या किया था आपने? 1/2 बेस इंटू हाइट, उससे निकाल दिया तो ये एरिया आया। तो सीधे सीधे अब आप याद रखेंगे, क्या याद रखना है? कि रेखा X/A प्लस Y/B बराबर 1 का निर्देशीय अक्षों के साथ बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? हाफ ऑफ AB होगा। और मॉडुलर साइन इसलिए लेते हैं क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप इस पे। सरल रेखा X/3 माइनस Y/5 बराबर 1 और निर्देशी अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या याद कर रखा है अपने? मॉडुलस 1/2। A कितना है? 3 और B कितना है? -5, यानी कि 15/2 वर्ग इकाई होगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ भी जाते हैं और कई बार सब क्वेश्चन की फॉर्म में रिजल्ट यूज हो जाएंगे, तो आप डायरेक्ट लर्न करके रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय द लाइन दिस विद द कोऑर्डिनेट एक्स इज दिस। अब दूसरी लाइन दे दी, इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं दिए।
इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है तब भी लिख लेते हैं अपन। सरल रेखा कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस सी बराबर 0 और निर्देशीय अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, c² / 2ab मॉडुलस साइन ये होता है। ये भी अपन उसी स्टाइल से प्रूव कर सकते हैं। गिवन लाइन दे रखी है आपको, ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ मिलेगी वो देख लेते हैं। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0 और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0। तो उस दी लाइन, जो भी लाइन दे रखी है आपको, उस लाइन को आपने ड्रॉ किया, ये आ गया। सपोज ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये ओरिजिन आपका 0,0 है। तो पहले तो एक्स अक्ष और इस लाइन का प्रच्छेद बिंदु लिख लें। नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। ये P पॉइंट ले लिया और ये Q पॉइंट ले लिया। दी रेखा क्या है, AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। बहुत पॉपुलर रिजल्ट, बहुत आसान, बहुत समय से आप पढ़ रहे हैं। और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। अब अपन क्या करेंगे, 1 और 2 से, अब 1 व 2 से बिंदु P के कोऑर्डिनेट लिख दें। P क्या है, जहाँ दी हुई रेखा और x अक्ष दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। तो P पर y = 0 यहाँ लिख देंगे। तो y = 0 हो गया तो x = क्या आ जाएगा, -c/a और y = 0। और इसी तरह से ये तो P बिंदु लिख लिया आपने, -c/A, 0। अब एक बात 3 से लिखते हैं। और 1 व 3 से बिंदु Q क्या आ जाएगा फिर, Q कहाँ है, y एक्सिस पर है। y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, इसमें x = 0 लिख दें। x = 0 लिख दें तो y बराबर कितना आ गया, -c/b आ गया। यानी P के कोऑर्डिनेट आ गए, Q के कोऑर्डिनेट आ गए और ये पॉइंट आपके पास 0,0 है। तो 3 शीर्ष दे रखे हो तब आप लिख सकते हैं, या फिर जो x कोऑर्डिनेट है वो OP डिस्टेंस के बराबर होगा। OP डिस्टेंस क्या हो गई, P का x कोऑर्डिनेट -c/a हो गया। और ये जो डिस्टेंस है ये Q के y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, -c/B आ गया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर आप लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी -c/a इंटू -c/b। मॉडुलस साइन लगाएंगे ही लगाएंगे। तो कितना आ गया, c² / 2ab। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। यानी कि कोई भी रेखा दे रखी है AX + BY + C बराबर 0, वो और निर्देशीय अक्ष मिलके जो त्रिभुज बना रहे हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपका जो शेडेड एरिया है इसका एरिया लेना है आपको। छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए था, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, c² / 2ab। कैसे निकाला आपने, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से, या तीनों शीर्षों के निर्देशांक हैं आपके पास। O के निर्देशांक हैं, O 0, 0, P के हैं, Q के हैं, तो उसमें आप रख के फिर निकाल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट 46, उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष
AM1 स्क्वायर कॉमा 2AM1, B AM2 स्क्वायर कॉमा 2AM2, C AM3 स्क्वायर कॉमा 2AM3 हो, क्या होता है A स्क्वायर टाइम्स M1 माइनस M2 इंटू M2 माइनस M3 इंटू M3 माइनस M1 होगा। अगेन द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC formed by the points this and this is modulus of A square into M1 minus M2 into M2 minus M3 into M3 minus M1 ये होगा। तो आसानी से प्रूव कर सकते हैं, आपको लर्न करके रखना है। दिए बिंदुओं, प्रूफ की बात करते हैं। दिए बिंदुओं कैपिटल A AM1 स्क्वायर कॉमा 2AM1, कैपिटल B AM2 स्क्वायर कॉमा 2AM2 और कैपिटल C AM3 स्क्वायर कॉमा 2AM3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधे सीधे फॉर्मूले में रख देते हैं और फॉर्मूले में रखते ही क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा आपके पास। देखें, हाफ ऑफ x1/1 AM1 स्क्वायर 2AM1 1, सेकेंड x2/2 AM2 स्क्वायर 2AM2 1 और थर्ड आ जाएगा फिर AM3 स्क्वायर 2AM3 1, ये होगा। जीरो भी बना सकते हैं, बिना जीरो भी कर सकते हैं। पहले कॉलम से A कॉमन ले लिया, दूसरे कॉलम से 2A कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा 1/2 इंटू A इंटू 2A और ये रह गया आपके पास M1 स्क्वायर M1 1, M2 स्क्वायर M2 1 और M3 स्क्वायर M3 1। अगर आपको सारणिक वाले चैप्टर याद है तो ये तो स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट हो गया। 1A स्क्वायर 1B स्क्वायर 1C स्क्वायर, उसका एक्सपेंशन करते थे आप, क्या आता था A माइनस बी, B माइनस C माइनस है तो C से लिख देते हैं। कितना आ गया A स्क्वायर ब्रैकेट M1 माइनस M2 इंटू M2 माइनस M3 इंटू M3 माइनस M1 का मापांक मॉडुलस। तो बस यही एरिया आ गया। देयरफॉर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिख देते हैं, मॉडुलस A स्क्वायर ब्रैकेट M1 माइनस M2 इंटू M2 माइनस M3 इंटू M3 माइनस M1, ये आ गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, ये आपको लर्न करके रखना है। ये क्या है, आगे चैप्टर पैराबोला के साथ भी यूज होगा, इसलिए यहाँ पर ने ये प्रूफ कर दिया है। और इस फॉर्म के क्वेश्चंस दे रखे हों तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल 47, दो त्रिभुजों OAB और OPQ का क्षेत्रफल ज्ञात करो जबकि इनके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः O 0 0, A 4,0, B 0,6 और O 0 0, P 0,6 और Q 4,0 हों। फाइंड द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स OAB एंड OPQ whose vertices are O 0 0, A 4,0, B 0,6 एंड O 0 0, P 0,6 और Q 4,0 हैं। तो देखें, करते हैं इनको। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल फॉर्मूले से निकालते हैं अपन। 1/2 0 0 1। कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। O पॉइंट दे रखा है आपको 0,0, A पॉइंट दे रखा है 4,0, A 4,0, B 0,6, ये पॉइंट दे रखे हैं। तो इनकी सहायता से अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं।
तो ये आ जाएगा फिर 4,401,061 और ये आ गया 1/2। पहली रो से ये एक्सपेंड कर दिया 4 × 6 माइनस 0 × 0 यानी कि 24 का डिवाइड कर दिया, तो यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB बराबर 12 वर्ग इकाई 12 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया। अब दूसरा क्षेत्रफल देखते हैं OPQ। अब त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल, यहाँ पॉइंट दे रखे हैं आपको, क्या क्या दे रखे हैं देखो मैं लिख देता हूँ। O 0,0 दे रखा है, P 0,6 दे रखा है, Q 4,0 दे रखा है। तो देखें क्षेत्रफल लिख देते हैं फिर वही सारणिक बना देते हैं। 0 0 1 ये आ गया 0 6 1 और आ गया 4 0 1। फिर कैलकुलेट करते हैं, पहली रो से ये एक्सपेंड कर देते हैं, तो 1/2 ये 0 माइनस 24 यानी कि माइनस 12 वर्ग इकाई 12 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ एक का क्षेत्रफल तो पॉजिटिव आ गया 12 और एक का नेगेटिव आ गया। एरिया नेगेटिव का भी होता नहीं तो मॉडुलस लगा देंगे। दोबारा क्वेश्चन देखते हैं अपन। दो त्रिभुजों OAB और OPQ का क्षेत्रफल ज्ञात करो जबकि इनके शीर्षों के निर्देशांक 0 0 4 0 0 6 और O 0 0 P 0 6 और Q 4,6 हों। इन दोनों को अगर अपन ट्रेस करें, बताएं, मतलब ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर दें। ये अपने जैसे अप्रोक्सीमेट अपन बना देते हैं। ये OAX वो x ले ली, ये O पॉइंट हो गया x एक्सिस। अब पहले तो OPQ की बात करते हैं। O ये रहा, P ये रहा 4,0 और 6 ये रहा, ये A पॉइंट रहा, ये B पॉइंट रहा 0,6 मिला दिया आपने। अब दूसरा देखते हैं, वहाँ क्या है, ये तो O पॉइंट है, ये आपका P है, नहीं P ये था ऊपर, ये P है और यहाँ आपने Q ले लिया। ये आपका 0,6 और ये 4,0। दो त्रिभुज दे रखे थे, पहला तो दे रखा था OAB और दूसरा दे दिया OPQ। अगर गौर से देखें दो त्रिभुज अलग अलग थे ही नहीं, तो एक ही त्रिभुज को दो बार लिख दिया। O क्या है 0 0, B A क्या है 4,0 और B क्या है 0,6। यहाँ क्या है O 0,0, ये तो 0,0 ही है। P 0,6 और Q 4,0, यानी कि एक ही ट्राइंगल को दो बार लिख दिया। लेकिन जब अपन ने एरिया निकाला, एक का पॉजिटिव आया और एक का नेगेटिव आया। ये क्यों आ गया? ये इनके ऑर्डर चेंज करने से आ गया। मैं दोबारा बनाता हूँ। एक बार तो अपन ने क्या बनाया, इस तरह से ट्राइंगल बनाया, ये O, ये A और ये B, सेम ट्राइंगल, नाम अलग अलग कर दिया बस। ये B, ये 0,6, ये 4,0 और ये आपके 0,0 और इसी त्रिभुज को दोबारा बना दिया फिर आपको। O 0,0, P 0,6 और Q 4,0। पहले वाला एरिया निकाला अपन ने तो वो कैसा आया, पॉजिटिव आया, और दूसरा वाला निकाला ये नेगेटिव आया। यहाँ क्या है, यहाँ और ऑर्डर देखें, O से A से B और B से O, यानी कि OAB एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है। OAB XY तल में
वामवर्त क्रम, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर। और यहां देखें ओ पी क्यू, ओ से पी, पी से क्यू, ये देखें यहां क्या है, यहां ओ पी क्यू एक्स वाई तल में दक्षिणावर्त क्रम, क्लॉकवाइज ऑर्डर। तो फाइनली ये हुआ कि एक ही त्रिभुज को अगर दो बार लिख दें और उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो साइन चेंज हो जाएगा। ओ ए बी आपने देखा, ओ पॉइंट कौन से थे, 3 पॉइंट थे, 0,0, 4,0, 0,6। उनसे बनने वाला ट्राइंगल आपको ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालना था। एक बार तो आपने 0, 0, 4, 0 और 0,6 लिख दिया, दूसरी बार 0, 0, 0,6, 4,0 लिख दिया, यानी कि उनका ऑर्डर चेंज कर दिया। पहली बार में देखा तो वो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में थे, मतलब तीनों पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करें और प्लॉट करने के बाद अगर वो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है तो उनका एरिया पॉजिटिव आएगा और क्लॉकवाइज ऑर्डर में है तो इनका एरिया नेगेटिव आएगा। अगर आपसे सिर्फ एरिया पूछा है तो अपन को कोई प्लॉट करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्लॉट करते ही नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूले में रख देंगे, एरिया निकाल लेंगे। अगर एरिया पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लिख देंगे, नेगेटिव आएगा तो अपन कहेंगे कि एरिया नेगेटिव नहीं होता, उसका मापांक लेंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि एरिया दे रखा हो, क्षेत्रफल दे रखा होगा। यदि क्षेत्रफल दे रखा हो और दूसरी इंफॉर्मेशन, दूसरी जानकारी पूछी गई हो, तब अब जैसे आपको 2 पॉइंट दे दिए, मैं यहां बना दूं ए और बी, 2 पॉइंट दे दिए और एक आपसे पूछा कि पॉइंट पी और है। पी पॉइंट कहाँ है, कहीं भी हो सकता है, जैसे पी पॉइंट है। आपसे कहा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी 10 यूनिट है, 10 इकाई के बराबर है, 10 वर्ग इकाई के बराबर है। अगर पी पॉइंट ऊपर हो सकता है, ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं पी ए बी के एरिया 10 स्क्वायर इकाई आ जाए, और ऐसा भी तो हो सकता है नीचे हो, एरिया नेगेटिव भी तो आएगा, एरिया नेगेटिव नहीं होता। ये पी पॉइंट ऊपर की बजाय नीचे भी हो सकता था, और ये इकाई ये भी 10 है। अब एरिया अपन ने यहाँ 10 लिख दिया, एरिया नेगेटिव नहीं होता, पॉइंट नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। आपसे कहा गया कि पी के निर्देशांक निकालो, तो आपने तो क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी बराबर 10 लिख दिया और आंसर निकाल दिया, और ऊपर वाला पॉइंट आ गया। ऊपर वाला पॉइंट क्या है, पी ए बी को प्लॉट कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आ रहा है, लेकिन अपना बिंदु तो नीचे था। नीचे था तो जब पी ए बी के एरिया निकालेंगे वो तो नेगेटिव आएगा, लेकिन आपने तो नेगेटिव रखा ही नहीं। आपको दे रखा था पी बिंदु ऐसा पता करना है, और भी जानकारी दे रखी होगी कि पी बिंदु ऐसा पता करना है कि पी ए बी का क्षेत्रफल 10 इकाई हो। अपन ने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 10 लिख दिया और रिजल्ट निकाल दिया। रिजल्ट निकाल दिया और वो रिजल्ट आ गया। लेकिन अपना आपने तो ऊपर वाला पॉइंट लिया, क्यों, क्योंकि पी ए बी बराबर 10 के बराबर रखा है, लेकिन उसको तो नीचे वाला पॉइंट चाहिए था, तो नीचे वाला पॉइंट तो आएगा ही नहीं। नीचे वाला पॉइंट कब आएगा, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल को -10 के बराबर रखेंगे, क्योंकि वो भी संतुष्ट कर रहा है, ये भी संतुष्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि क्षेत्रफल दे रखा हो और दूसरी जानकारी पूछी गई हो, तब क्षेत्रफल को प्लस माइनस दोनों चिन्हों के साथ प्रयोग करेंगे। क्षेत्रफल को चिन्ह प्लस माइनस या प्लस माइनस चिन्ह लेकर प्रयोग करेंगे।
या काम में लेंगे, प्रयोग करेंगे बजाय उपयोग करेंगे, काम में लेंगे या उपयोग करेंगे। यानी कि आपको 2 पॉइंट ए बी फिक्स पॉइंट दे दिए और पी पॉइंट ऐसा होगा कि अब पी ए बी का क्षेत्रफल 10 इकाई दे रखा हो, तो ऊपर पॉइंट होगा तब भी 10 इकाई आ जाएगा, नीचे पॉइंट होगा तब भी 10 इकाई आ जाएगा। तो अपन कौन सा लेंगे? दोनों साइन लेंगे, प्लस वाले से एक आंसर आएगा और माइनस वाले से भी एक आंसर आएगा। तो इस तरह से अपन इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल का चिन्ह, फिर वही आ गया क्षेत्रफल का चिन्ह। तो क्षेत्रफल का चिन्ह अभी मैं बता रहा था, दोबारा बता दूं कि अगर ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं और तीनों पॉइंट को अपन एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करें और उनका ऑर्डर कैसा आ जाए? एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर आ जाए, ए से बी, बी से सी, सी से ए, तो एरिया कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ए बी सी तीनों का क्रम कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, वामावर्त क्रम में है, तो एरिया कैसा आएगा? धनात्मक। और अगर यही त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, अब पॉइंट कैसे दे रखे हैं? अब पॉइंट क्लॉकवाइज ऑर्डर में दे रखे हैं, ए बी, बी सी, सी ए। अब इनके एरिया निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद करके रखेंगे। दोबारा पढ़ लेते हैं। क्षेत्रफल का चिन्ह, यदि दिए बिंदुओं ए बी सी को हम एक्स वाई तल में अंकित करें, प्लॉट करें और बिंदुओं का क्रम वामावर्त क्रम में हो, तब गणना किया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक होगा। जबकि बिंदुओं का क्रम दक्षिणावर्त क्रम में होने पर गणना किया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक होगा। अगेन, if we plot the given points A, B, C in xy plane physically and the vertices of triangle ABC are in anti-clockwise order, then calculated area will be positive, and if the vertices of triangle ABC are in clockwise order, then area will be negative. तो ये आप याद करके रखेंगे। टिप्पणी, रिमार्क, जब बिंदुओं को बिना एक्स वाई तल में प्रदर्शित किए स्वैच्छिक रूप में लेकर क्षेत्रफल की गणना करें तो ये धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। इन दोनों स्थितियों में क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान होगा। जब गणना करने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक आए तब भी हम इसे धनात्मक ही मानेंगे। जैसा पहले डिस्कस कर रहे थे अपन कि एरिया निकालें, जब भी पॉइंट दे रखे होंगे तो अपन को प्लॉट करके तो देखते नहीं, अपन तो सीधा एरिया निकाल लेते हैं, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। न्यूमेरिकली तो सेम आएगा, लेकिन अपन कह देंगे कि एरिया नेगेटिव नहीं होता। जब नेगेटिव वाली स्थिति में इसका मापांक ले लेंगे। अगेन, व्हेन द एरिया इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग पॉइंट्स आर्बिट्रेरीली विदाउट प्लॉटिंग देम इन एक्स वाई प्लेन, द एरिया कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इन बोथ द केसेज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया विल बी सेम। If on calculating we get the area of triangle negative, then too we shall consider it positive. यानी कि आप एरिया निकालें और वो नेगेटिव आ जाए तब भी आप उसे पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव आएगा तब तो पॉजिटिव लेंगे ही। कॉन्सेप्ट 48, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो तब हम इसे प्लस माइनस चिन्ह के साथ प्रयोग करेंगे या उपयोग करेंगे। इफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज गिवन देन वी यूज इट विद प्लस माइनस साइन। जो अपन पहले बात कर रहे थे, एरिया दे रखा हो और कोई और इन्फॉर्मेशन पूछी हो तो अपन क्या करेंगे? उसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिंबल सहित काम में लेंगे। क्वेश्चन 49, एग्जाम्पल 49, दो बिंदु A 3,4 और B 5,-2 हैं और बिंदु P इस प्रकार है कि PA बराबर PB तथा एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB बराबर 10 वर्ग इकाई हो, तब बिंदु P के संभावित निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगेन, 2 पॉइंट्स आर A and B and a point P such that PA equal to PB. If triangle PAB equal to 10 square units, then find the possible coordinates of point P. अब वही कॉन्सेप्ट आ गया जो अपन डिस्कस कर रहे थे, ये A और B है। P ऐसा पॉइंट है कि PA बराबर PB है तो वो तो लिख देंगे आप। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB बराबर 10 है। अब P पॉइंट अगर ट्राइंगल के इस लाइन के ऊपर ले लिया आपने, P पॉइंट यहाँ ले लिया, अब आप PAB को देखें तो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, तो अब ये
पी पॉइंट के जो निर्देशांक आएंगे वो एरिया को 10 के बराबर रखने पे आ जाएंगे। एरिया कितना दे रखा है आपको, 10 वर्ग इकाई। हाँ, और अगर ये पी पॉइंट नीचे हो जाता, अब एरिया निकालेंगे तो ये -10 आएगा। एरिया निकालना होता तो अब तो अपन नेगेटिव लेंगे ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। लेकिन एरिया निकालना नहीं है, आपसे पूछा है पी के कोऑर्डिनेट बताओ, जबकि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी 10 यूनिट हो, तो वो 10 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है। तो एक बार तो एरिया को 10 के बराबर रखेंगे, एक बार -10 के बराबर रखेंगे, तब दो बिंदु आएंगे। तभी पूछा है पी के संभावित निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, माना बिंदु P के निर्देशांक H, K हैं। ये ले लिया आपको, P के H, K ले लिए। A दे रखा है 3, 4 और 5, -2। अब अपन लगा देते हैं। दिए बिंदु क्या क्या दे रखे हैं आपको, A दे रखा था 3, 4, B दे रखा है 5, -2। और चेक कर लेते हैं, A तो हो गया 3, 4, B हो गया 5, -2 और P मान लिया आपने H, K है। अब क्या क्या दे रखा है, सिंस PA बराबर PB, इसका मतलब PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। PA बराबर PB दे रखा है तो PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर हो गया। डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। P क्या है, H, K, तो आ गया H-3 होल स्क्वायर प्लस K-4 होल स्क्वायर बराबर PB यानी कि H-5 होल स्क्वायर प्लस K-+2 होल स्क्वायर। H स्क्वायर कैंसिल, K स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आएगा -6H और यहाँ से आया -10H। -10H को इधर ले आए तो -10 इधर आके +10 हो गया, -6 यानी कि 4H आ गया। -8 के और वहाँ कितना है आपका +4 के, इस साइड ले आए -8 और -4 -12 के, ये आ गया। 3 स्क्वायर 9, 16 25, 5 स्क्वायर 25 कैंसिल हो गया, 4 होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए -4 = 0। 4 से डिवाइड कर दिया, H-3K -1 = 0। एक रिलेशन आ गया अपने पास। क्या दे रखा था, H, K नहीं, क्या दे रखा था पॉइंट, PA बराबर PB दे रखा था। P आपने H के बराबर मान लिया तो एक इक्वेशन आ गई। अब और दूसरी रिलेशन क्या दे रखा है, अब उसको काम में लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB बराबर 10, ये दे रखा है आपको। देयरफॉर हाफ ऑफ, यहाँ ट्रायंगल लगा देते हैं। P के कोऑर्डिनेट तो क्या है, H, K, तो H के 1, ये आपका है 3, 4, 1, 3, 4 है तो 3, 4, 1 आ गया। ये 5 -2 1 दिस इक्वल टू +-10। अब एरिया को आप +10 भी लिखेंगे, -10 भी लिखेंगे, क्योंकि +10 लिखेंगे तो P की वो स्थिति आएगी जब PAB एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, बाँवर्त क्रम में है। और जब -10 लिखेंगे तो P की वो स्थिति आएगी जब PAB क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, यानी कि वो दक्षिणावर्त क्रम में है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए 2 तो उस साइड ले गए, H इंटू क्या आएगा 4 -+2 6, फिर K इंटू क्या आएगा 5 -3 प्लस 1 से क्या आएगा ये -6 और -20 -26 दिस इक्वल टू +-10। 6 है, यहाँ 2 है और ये अच्छा 2 कॉमन चला जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 3H, ये +2 के था तो वो K आ गया और ये -26 को लिख दिया -13 बराबर +-5। अब एक बार प्लस ले लेते हैं,
प्लस चिन्ह लेने पर क्या आएगा, ये 3h प्लस के माइनस 13 और प्लस 5 मान लिया तो 5 इधर ले आए तो माइनस 18 आ गया। और माइनस लेने पर वहाँ लेंगे आप -5 तो आ जाएगा आपका ये 3h प्लस के -5 लिखा तो यहाँ -8 बराबर 0 आ गया। पर दोबारा चेक करते हैं, एच के 1 पी ए एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी बराबर 10। अच्छा ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया आपने यहाँ, 1 मिनट, ये 2 था ना, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करना था तो ये 20 लिखना था, ये 20 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया तब ये 10 आ गया, 10 आ गया, प्लस चिन्ह लिया है तब तो कितना आ गया ये माइनस, और ये 10 प्लस लेंगे तो -23 आएगा। ये आ गया आपका +10 था तो ये -23, -10 लेंगे तो -10, ये -3 आ गया। ये नंबर 2 लिखते हैं और ये नंबर 3 लिखते हैं। तो अब देखें, एक बार तो 1 और 2 को सॉल्व लेके करेंगे और एक बार 1 और 3 को लेकर हल करेंगे। अब 1 व 2 से h -3 के +1 और वहाँ दे रखा है h -3 के, h की वैल्यू रख दें या k की वैल्यू रख दें यहाँ, या ऐसा करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड कर देते हैं, 3 के आएगा, 3 के कैंसिल हो जाएगा, ये 9 और 1 10 और वो हो गया आपके पास ये 1 है, 3 से 69 1 70 10 तो ये 7 आ गया। h बराबर 7, h बराबर 7 लिख दिया तो ये 7 - 6 k बराबर 2 आ गया। ये आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। और 1 व 3 से, 1 व 3 से लिया, h बराबर h -3 के, 3k -h, फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया 9 और ये 10 9 10, h बराबर 1 आ गया। h बराबर 1 लिख दिया, 3 - 3 k बराबर 0 आ गया। ये पॉइंट्स आए। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, शुरू से क्या क्वेश्चन दे रखा था। 2 बिंदु A 3,4 B 5, -2 हैं और बिंदु P इस प्रकार है कि PA बराबर PB तथा एंगल वो त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है, तब बिंदु P के संभावित निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अपन ने क्या किया, पहले PA बराबर PB लगाया, PA बराबर PB से एक इक्वेशन आ गई आपके पास। पहले आपने P के कोऑर्डिनेट एज्यूम किए h, k हैं, फिर आपने PA बराबर PB अप्लाई कर दिया, PA बराबर PB, और PA बराबर PB अप्लाई करने से जो इक्वेशन आई वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब PA बराबर PB से इक्वेशन आई h -3 के -1 बराबर 0, h -3 के -1 बराबर 0 एक इक्वेशन आ गई। P पॉइंट कैसा है, P पॉइंट इस तरह से है कि PA बराबर PB को भी संतुष्ट कर रहा है और एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB बराबर 10 को भी संतुष्ट कर रहा है। फिर अपन ने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB बराबर, पहले सिर्फ 10 लिख देते हैं और +10 लिख दिया, तो +10 से क्या आएगा, इससे जो इक्वेशन आई वो कौन सी इक्वेशन आई वो देखते हैं अपन। PA बराबर PB पहले वो लेके चले थे आप प्लस, तो वो आएगा 3h + k -23, 3h - k -23 बराबर 0, ये आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। P क्या कह रखा था आपसे, P ऐसा बिंदु है कि PA बराबर PB और एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB बराबर 10 यूनिट है। तो अपने पहले PA बराबर PB लिख दिया, एक इक्वेशन आ गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB बराबर 10 लिख दिया, दूसरी इक्वेशन आ गई।
और 1 और 2 को हल कर लिया, 1 और 2 को हल कर लिया तो P के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास 7,2, वो ये पॉइंट आ गया। लेकिन 7,2 ये ऊपर वाला एरिया है, ये नीचे वाला भी तो हो सकता है। अब नीचे वाला होगा तो क्या होगा, एरिया ये PAB देखें तो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एरिया नेगेटिव आ जाएगा। तो जब अपन ने दूसरा वाला लिया, नेगेटिव लिया, तो 3H + K - 3 आया। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB बराबर -10 लें, तब क्या आया, ये तब आया H + 3K। दोबारा देख लेते हैं, 3H + K - 3। और 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तब H बराबर 1,0 आया। तो ये 2 पॉइंट आए और दोनों पॉइंट पूरी तरह से सही है। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। 2 बिंदु कैपिटल A और कैपिटल B हैं और बिंदु P इस प्रकार है कि PA बराबर PB तथा एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB बराबर 10 वर्ग इकाई है, तब बिंदु P के संभावित निर्देशांक होंगे। ऐसे क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्ट टाइप में दे रखा हो और +10 वाला आंसर नहीं आ रहा हो और नन ऑफ दिस दे रखा हो तो आप आंसर क्वेश्चन गलत कराएंगे। जैसे वहाँ, क्योंकि अगर -10 रख के निकाल लिया तो ये वाली इक्वेशन आएगी, 3H + K - 3 बराबर 0। और फर्स्ट और 3 को सॉल्व करेंगे तब पॉइंट कौन सा आएगा, 1,0 आएगा। लेकिन अपन माइनस रख ही नहीं रहे, तो पहला वाला जो आंसर आ रहा है 7,2 वो ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस दे रखा है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी कि दोबारा से फिर मैं उसी पॉइंट पर आता हूँ कि जब भी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया कैलकुलेट करना हो, तो अपन किसी भी ऑर्डर में उनको लिख लेते हैं पॉइंट्स को और एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। और एरिया कैलकुलेट करने के बाद अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव एरिया है ही, लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो अपन लिख देंगे कि एरिया कभी भी ऋणात्मक नहीं होता और मापांक चिन्ह लेके उसका आंसर लिख देंगे। लेकिन अगर एरिया दे रखा हो और दूसरी इन्फॉर्मेशन पूछी गई हो, दूसरी जानकारी मांगी गई हो, तो एरिया को एक बार प्लस चिन्ह के साथ काम में लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह के साथ काम में लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि अगर पॉइंट्स PAB एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है तो एरिया पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज ऑर्डर में है तो नेगेटिव होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, आपसे पूछा है 2 बिंदु A आपको दे रखा है, 2 बिंदु A और B हैं और P बिंदु इस प्रकार है कि PA बराबर PB है और एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB बराबर 10 है। अब मैं आप कह रहा हूँ इसमें कि PA बराबर PB रखा, एक समीकरण आ गई H और K में, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB बराबर 10 लिख दिया, H K में दूसरी समीकरण आ गई, H और K दोनों को सॉल्व कर लिया। आपका आंसर आना चाहिए 7,2, लेकिन वो ऑप्शन में 7,2 दे ही नहीं रखा। वहाँ क्या दे रखा है, 1,0 दे रखा है और नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं वो दे रखा है। आपने माइनस रख के आप निकाल ही नहीं रहे। एरिया ऑफ ट्राइंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आपने नेगेटिव रख के नहीं निकाला, तो ये वाली इक्वेशन आएगी नहीं। ये नहीं आएगी तो इसको और इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन। एक समीकरण तो PA बराबर PB से आ रही है और एक समीकरण तो PA बराबर PB से आ रही है और एक समीकरण एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB बराबर 10 रखने से आ रही है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो H और K के मान आ रहे हैं। लेकिन चूंकि A और B जो फिक्स पॉइंट हैं, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अब P पॉइंट ऐसा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB 10 के बराबर है, तो P ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। नीचे वाला भी हो सकता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB 10 इकाई बन जाए, लेकिन नीचे होगा तो एरिया वो नेगेटिव आएगा और ऊपर होगा जब PAB एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में होंगे तब एरिया पॉजिटिव और क्लॉकवाइज ऑर्डर में होंगे तो एरिया नेगेटिव। तो नेगेटिव रख के भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो फाइनली क्या हुआ, अपन ने एक बार PA बराबर PB रखा, ये समीकरण आ गई। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB बराबर 10 के बराबर रखा, 10 बल्कि एक बार 10 और एक बार -10 दोनों रखे और उससे 2 इक्वेशन आई। पहले को एक बार दूसरी के साथ सॉल्व किया, एक बार तीसरी के साथ सॉल्व किया, 2 बिंदु आए और वो बिंदु कौन से आए, वो ये आ गए। एक तो आ गया 7,2 और एक आ गया 1,0। तो इस तरह से P के संभावित मान क्या क्या हो गए, दोबारा लिखता हूँ मैं इस प्रकार। यदि PA बराबर PB और
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी बराबर 10 इकाई हो, तब P के संभावित निर्देशांक क्या होंगे? 7,2 और A,0 होंगे। और एक कैसी स्थिति बनेगी? एक स्थिति तो ये बन रही है A बिंदु और एक ये B बिंदु और ये P बिंदु। P बिंदु H, K था। अब जब आपने ट्राइंगल को मिला दिया, ये 10 बन गया और यहाँ जो ऑर्डर आ रहा है इनका, ये इस तरह से A और ये और ये। यहाँ बिंदु P, A एवं B XY तल में वामवर्त क्रम में है। वामवर्त क्रम में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है। और दोबारा फिर इन्हीं को दोबारा क्या किया आपने? A और B पॉइंट ये रहे और P पॉइंट कहाँ है? P पॉइंट नीचे है। और ये एरिया कितना आएगा? एरिया वही 10 यूनिट ही आएगा। अब अपन देखें P, A से B और B से P। यहाँ बिंदु P, A, B दक्षिणावर्त क्रम में है XY तल में। दक्षिणावर्त क्रम क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, इसलिए एरिया कैसा आया? नेगेटिव आया। तो जब भी आपसे इस तरह का कुछ पूछा जाएगा तो दोनों केस आप इसको याद करेंगे और दोनों केस लगाएंगे, तब भी आपके सही आंसर आएंगे, सारे पॉसिबल आंसर आएंगे। एक और क्वेश्चन, एग्जाम्पल 50। इफ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर 1 - k 2k, k - 2 - k एंड -k - 4 6 - 2k is 70 units, then find the possible number of integral values of k। अब इसमें k की पॉसिबल वैल्यू पूछी है कि k की क्या क्या वैल्यू जाएंगी, तो देखते हैं। उसी तरह क्वेश्चन हो गया। अब एरिया दे रखा है 70 यूनिट और आपसे k का मान पूछा है। k कैसा होना चाहिए? इंटीग्रल होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तब k के मान निकालेंगे। अब एरिया दे रखा है तो प्लस माइनस चिन्ह सहित लिखेंगे इसको। यदि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष -k, 2k, k, 2 - 2k और -k - 4, 6 - 2k, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष ये हैं का क्षेत्रफल 70 इकाई हो, तब k के पूर्णांक मानों की संख्या बताइए। संख्या बताइए। मान लेते हैं जो दिए हुए पॉइंट हैं वो ABC है, लिख देते हैं अपन।
माना दिए बिंदु कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी हैं, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर 70। ये कैसे आ गया? गिवन दिया है, ये दे रखा है आपको, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देते हैं। देयरफॉर 1/2। अब पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं, क्या क्या दे रखे? 1 माइनस के 2k, 1 माइनस के 2k 1। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखते हैं, k 2 माइनस 2k, k 2 माइनस 2k 1। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं, माइनस के माइनस 4 6 माइनस 2k, माइनस के माइनस 4 6 माइनस 2k 1, दिस इक्वल टू प्लस माइनस 70। अब एरिया दे रखा है, इसलिए आपने प्लस माइनस 70 दोनों फॉर्म लिख दिए। अब ऐसा करते हैं, इसमें जीरो बना लेते हैं, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, या R2 लगा देते हैं, R2। तो देखिए क्या आएगा, 1/2 को तो राइट साइड में ले गए। फर्स्ट रो ऐसे कैसे रखा, 1 माइनस के माइनस 2k 1, R2 माइनस R1 किया, k माइनस 1 माइनस के यानी कि 2k माइनस 1 आ गया, 2 माइनस 2k माइनस 2k 2 माइनस 4k आ गया, ये 0। R3 माइनस R2, माइनस के यानी कि माइनस 2k माइनस 4, 6 माइनस 2 4 माइनस 2k माइनस 2k 0 आ गया, और ये भी 0 आ गया, और ये प्लस माइनस 140। अब थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर दिया, थर्ड कॉलम से एक्सपेंड किया, देखें तो क्या आएगा, 1 इंटू 4 इंटू 2k माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4k इंटू माइनस 2k माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 2k प्लस 4 कर दिया। 1 से एक्सपेंड, थर्ड कॉलम से एक्सपेंड किया, 1 इंटू 2k माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2 माइनस 4k इंटू ब्रैकेट माइनस 2k माइनस 4, मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया, ये आ गया, और दिस इक्वल टू प्लस माइनस 140। एक बार और कैलकुलेट करते हैं, देखिए 2 यहाँ से कॉमन लें, 2 यहाँ से कॉमन लें, 4 और 4 यहाँ से दे रहा है, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, तो ये क्या बचेगा, 2k माइनस 1 प्लस ये 1 माइनस 2k, और यहाँ हो गया आपके पास k प्लस 2, दिस इक्वल टू 4 से यहाँ भी डिवाइड किया, तो प्लस माइनस 35। अब देखें 2k माइनस 1 कॉमन ले लिया, ये तो आ गया 1, यहाँ 1 माइनस 2k है, तो माइनस के माइनस 2, दिस इक्वल टू प्लस माइनस 35। अब ये बन गया आपके पास 2k माइनस 1 इंटू माइनस के माइनस 1, दिस इक्वल टू प्लस माइनस 35। अब मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, तो हो गया 2k स्क्वायर प्लस 2k, और ये किए माइनस के यानी कि प्लस के, और ये प्लस 1 ये माइनस 1, दिस इक्वल टू माइनस प्लस 35। अब एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं, इस साइड लिख लेता हूँ मैं फिर इनको, 2k स्क्वायर प्लस के, 2k स्क्वायर प्लस के माइनस 1, और उधर माइनस 35 ले लिया, तो उधर आएगा प्लस 34 इक्वल टू 0, और एक बार प्लस साइन और एक बार पहले माइनस ले लिया, फिर प्लस लिखते हैं, तो आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस के प्लस 35, वहाँ आ गया माइनस 36 बराबर 0, ये आ गया।
स्टार्टिंग से देखें क्या दे रखा था, गिवन पॉइंट से आपने एज्यूम कर लिए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी हैं। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे थे 1 माइनस के कॉमा 2 के, बी के कोऑर्डिनेट के कॉमा 2 माइनस के, सी के कोऑर्डिनेट माइनस के -4 6 माइनस 2 के ये दे रखा था। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ ये डिटरमिनेंट बना के ±70 लिख दिया, हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर दिया ±40, वहाँ दो ऑपरेशन लगाए R2 माइनस R1 और R3 माइनस R2, उससे 2 जीरो आ गए, एक्सपेंड कर दिया और ये इक्वेशन आ गई। अपने आपने प्लस माइनस एक बार प्लस और एक माइनस लिया। पहली इक्वेशन को देखें, पहली इक्वेशन में b² - 4ac d < 0 आ रहा है तो कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आएंगी, इमेजिनरी आएंगी। दूसरी समीकरण में देखें, इसके फैक्टर करते हैं अपन। दूसरी इक्वेशन के फैक्टर 2k + 9 और k - 4 = 0। देखिए 2k² + 9k -8k प्लस के आ गया -36। दिस इम्प्लाइज k = 4 एंड -9/2 आया। इसका मतलब इंटीग्रल वैल्यू एक ही आई। पहली इक्वेशन से कोई भी रूट नहीं आ रहा, d 0 है। समीकरण कौन सी समीकरण, 2k² + k + 34 = 0 के मूल काल्पनिक हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। क्यों इमेजिनरी हैं? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट d नेगेटिव आ रहा है, सिंस d < 0। तो k के पूर्णांक मानों की संख्या कितनी आई? 1 आई। दोबारा उसी क्वेश्चन पे आते हैं, वहाँ था यदि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष ये और ये हों का क्षेत्रफल 70 इकाई हो तो k के पूर्णांक मानों की संख्या बताइए। तो k के पूर्णांक मानों की संख्या कितनी आ गई? 1 आ गई। k के पूर्णांक मानों की संख्या 1 है। और कौन सा पूर्णांक मान आया था? दोबारा से देखें क्या किया आपने, त्रिभुज का क्षेत्रफल 70 के बराबर रख दिया। सबसे पहले आपने एज्यूम किया कि उन जो पॉइंट्स थे उनके नेम ले लिए ABC, फिर ABC का क्षेत्रफल 70 के बराबर रख दिया। फॉर्मूला लगाया लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 साइडनिक बना दिया और ±70 लिख दिया। हाफ था, हाफ को इस साइड ले आए तो ये 140 हो गया। और इस साइडनिक को आपने कैलकुलेट किया, डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपने 2 जीरो बना के किया। 2 जीरो बना के आया, क्या आया? 2k² + k - 1 बराबर ±35। -+35 लिखें या प्लस एक ही बात है, क्योंकि एक बार माइनस लेना है एक बार प्लस लेना है। यहाँ लिख दिया आपने। अब एक बार जब प्लस ने लिया तब तो आ गया 2k² + k + 34 = 0। यहाँ ओरल दिख रहा है, इसका विवेचक नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो इसके मूल काल्पनिक आएंगे, तो पूर्णांक मूलों की बात समाप्त हो गई। इसमें कोई भी पूर्णांक नहीं आ रहा। जब आपने प्लस साइन लिया तो दूसरा समीकरण बना 2k² + k - 36 = 0। इसके फैक्टर कर लिए आपने 2k + 9 k - 4 = 0, तो k = 4 और 9/2 आया। 9/2 पूर्णांक है नहीं, तो इसलिए पूर्णांक मानों की संख्या 1 आ गई। तो इस प्रकार आज अभी अपन ने त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, त्रिभुज का क्षेत्रफल कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव आता है वो कॉन्सेप्ट देखा। अच्छे क्वेश्चन में काम आता है। कई बार 1-2 क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जिसमें, तो उससे आपको क्या है कि वो गधे घोड़े अलग अलग हो जाते हैं। गधे घोड़े इसका मतलब जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है या पढ़ रखा है भूल गए वो क्वेश्चन गलत कराएंगे, और जिन्हों को थोड़ा याद है वो आगे आ जाएंगे। तो एक ही क्वेश्चन से 4 नंबर का अंतर हो जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।